हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो आज हम लोग देखेंगे आर्थिक परिदृश्य है। अगर हम लोग बिहार के करंट अफेयर्स की बात करें तो कुछ टॉपिक जो बच गया है मैं आज उसको फाइनल कराने वाला हूँ, ठीक है। और बारी बारी से आज ही सारा का सारा एपिसोड हम आपको करा देंगे, ठीक है। और इसलिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग एक रिवाइज देखते हैं एक अच्छे तरीके से। तो देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न देखिए, कहता है कि जुलाई 2023 में बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023, याद रखिएगा कौन सा, तो बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के अंतर्गत राज्य सरकार बायोफ्यूल्स उत्पादन के लिए प्लांट लगाने वालों को प्लांट एवं मशीनरी की लागत का कितना अनुदान देगी। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मशीनरी के लिए बिहार सरकार की जो बात हो रही है यहाँ पे कितना यहाँ पे अनुदान देने की बात किया गया है। तो याद रखिएगा, अनुदान पूछा जाता है ये 15% हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाता है। कितना हो जाएगा, तो 15% हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें कुछ डिस्कशन है जो ज़रूरी है उसको देखना। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए, कहता है कि बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति जो 2023 है, इसका जो बिंदु है, जो मुख्य बिंदु है, आप ज़रूर इसको जान लीजिएगा, क्योंकि अगर मौका मिलता है आपको मेंस लिखने का तो उसमें ये आपको सहायक हो जाएगा। तो अनुदान की बात करें तो प्लांट एवं मशीनरी की लागत 15% या अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक होगा। यहाँ पे देखिएगा, SC ST और OBC वर्ग की महिलाओं के लिए, SC ST और OBC वर्ग की महिला, दिव्यांग, वार्विडो, एसिड अटैक से पीड़ित व थर्ड जेंडर के उद्यमियों को अनुदान प्लांट एवं मशीनरी की लागत 15.75% और अधिकतम 5 करोड़ या 5 करोड़ 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें जो इसका प्रावधान है इसे ज़रूर याद रख लीजिएगा, ठीक है, काम दे देगा आपको। अगला सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछने की प्रबल संभावना बन रही है यहाँ से, ठीक है। ये दूसरा जो प्रश्न है यहाँ से पूछने की संभावना बन रही है। हम लोग ज़्यादा प्रश्न इसमें नहीं देखेंगे, जो भी देखेंगे एकदम ठोस देखेंगे। एग्ज़ाम में पूछने वाला जो संभावित है, जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना बन रही है, हम लोग वहीं पे बात करेंगे। तो देखिए, कहता है दूसरा क्वेश्चन कि 2 जून 2023 में L20 मतलब लेबर 20 या श्रम 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया, यही सवाल है, ठीक है। श्रम 20 का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो याद रखिए पटना में होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, कहाँ पे, आंसर बी हो जाएगा, पटना हो जाएगा। पूछा जा सकता है कि यह आयोजन जो है कब किया गया, तो आयोजन ज़रूर याद रखिएगा 21 से 23 जून 2023 को हुआ था। 21 से 23 जून 2023 को हुआ था। और आयोजन कहाँ हुआ, यही प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो ये आयोजन आपको पटना में होता है। इस सम्मेलन में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा तथा महिलाओं और फ्यूचर ऑफ वर्क जैसे विषय पर व्यापक चर्चा की गई है। पूछा जा सकता है कि महत्वपूर्ण जो फोकस बिंदु है उसी को हम लोग देखते हैं, क्योंकि फोकस बिंदु से प्रश्न निकाला जा सकता है। जैसे में पूछा जा सकता है यहाँ पे, इस सम्मेलन में किस विषय पे चर्चा किया गया, तो याद रखिएगा सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और महिलाओं और फ्यूचर ऑफ वर्क जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हुआ है, ठीक है। सम्मेलन में सामाजिक सुरक्षा लाभों को आसानी से पहुंचाने की क्षमता पर G20 सदस्य देशों और अन्य संबद्ध देशों के बीच एक बहुपक्षीय तंत्र बनाने का संकल्प लिया गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, तीसरा नंबर सवाल देखिए। तीसरा नंबर सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा देखिए, कहता है यहाँ पे कि मई 2023 में बिहार में आयोजित राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की कौन सी 47वें बैठक में 2 करोड़ रुपए से अधिक के कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कौन सी बैठक है, तो 47 हो जाएगा, याद रखिएगा। और इसमें मंजूरी प्रस्तावों को दिया गया 67 दिया गया, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। कितना आंसर हो जाता है, तो आंसर 67 हो जाएगा, याद रखिएगा। राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 47वीं बैठक में निवेश प्रोत्साहन को मंजूरी दिया गया। पूछा जा सकता है राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की यह कौन सी बैठक है, तो 47 हो जाएगा, इसे याद रखेंगे, ठीक है। इसमें कुछ फैक्ट हम लोग देखते हैं।
बैठक आपको हुआ था 25 मई 2023 को। कभी कभी डेट भी पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा, तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि 47 वाला बैठक कब हुआ था, तो आपको 25 मई 2023 हो जाता है। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो अध्यक्षता देखिए विकास आयुक्त हैं जिनका नाम है विवेक कुमार सिंह के द्वारा हुआ है। मंजूरी दी गई 2 करोड़ रुपए से अधिक के 67 प्रस्तावों को, 2 करोड़ रुपए से अधिक के कितने 67 प्रस्तावों को ये मंजूरी दिया गया। और 67 निवेश प्रस्तावों का कुल मूल्य की अगर बात कर दिया जाए तो 793.97 करोड़ रुपए हो जाते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो सर्वाधिक प्रस्ताव किस पे हुआ, तो याद रखिएगा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के 18 प्रस्ताव इसमें पारित किए गए। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछने की संभावना बन रही है, पूरी गारंटेड है कि पूछा जा सकता है, इसे याद रख लीजिएगा, एकदम वीवीआई है। मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी का उपयोग शुरू करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन बना। यह प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना बन रही है, और याद रखिए ये आपका हो जाता है पटना नगर निगम हो जाएगा। ठीक है, मई 2023 में कहता है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन बनता है, तो पटना नगर निगम बनता है। और पटना नगर निगम की बात करें तो चकाचक एक योजना जो है, प्लान है, वो चलाया जा रहा है नगर निगम के द्वारा। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में डिस्कशन। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग शुरू करने वाला देश का पहला नगर निगम है, याद रखिएगा, पटना नगर निगम। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सीबीडीसी ई रुपया का उपयोग शुरू करने वाला देश का पहला नगर निगम पटना हो जाता है, याद रखेंगे। और सीबीडीसी जारी कौन करता है, ये जारी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा होता है, इसलिए बहुत ही मानक है। वर्तमान समय में पटना नगर निगम में ऑनलाइन भुगतान का प्रतिशत कितना हो जाता है, तो वर्तमान में अगर बात किया जाए तो 30% ही ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है पटना में। लेकिन इस भुगतान का लक्ष्य कितना प्रतिशत है, तो याद रखिए पटना नगर निगम में ऑनलाइन भुगतान प्रतिशत का लक्ष्य है 90 से 95%। इसका लक्ष्य है कि 90 से 95% इसको मतलब लक्षित किया जाए। लेकिन वर्तमान में अगर बात किया जाए तो भुगतान कितना प्रतिशत हो रहा है, 30% हो रहा है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं, 5 नंबर सवाल देखेंगे। जीआई टैग से इस बार प्रश्न पूछने वाला है। ठीक है, जैसे आपको पश्चिमी चंपारण का जो मरचा धान है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया, और इससे संबंधित बहुत सारे हैं जो अभी हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ से निश्चित तौर पे आप याद कर लीजिए एक रिवाइज के तौर पे, ताकि आपसे पूछा जा सके। प्रश्न कहता है कि बिहार के उत्पादों को प्रदान किए गए, देखिए बिहार के उत्पादों को प्रदान किए गए जीआई टैग के संबंध में कौन सही सुमेलित है, क्या हो जाएगा। तो सही सुमेलित की अगर बात कर दिया जाए तो गया का तिलकुट है, बाकी अभी गलत हो जाएगा। गया का क्या हो जाएगा, तिलकुट है, यही सुमेलित है। तो हम लोग इसको सही देखते हैं कहाँ कहाँ पे है। तो चलिए जीआई टैग एक बार अच्छा से आप लोग रिवाइज करेंगे, सही हो जाएगा। देखिए बिहार के खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को जीआई टैग मिला। तो हम लोग सारा का सारा जीआई टैग एक बार देख लेते हैं ताकि रिवाइज हो जाएगा। संदर्भ अगर बात करें तो अप्रैल 2023 को बिहार के कुछ उत्पादों हेतु जीआई टैग देने संबंधी आवेदन को प्रारंभिक जांच के बाद स्वीकार कर लिया गया। तो जीआई टैग स्वीकृति जो उत्पाद है, देख लीजिए भोजपुर के उद्वंत नगर का खुरमा को जीआई टैग दिया गया। अब ये उद्वंत नगर का खुरमा की अगर बात कर दिया तो देखिएगा ये भोजपुर में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, भोजपुर में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर बात करें तो हम लोग देखेंगे कि गया का जो तिलकुट है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, और गया के तिलकुट को क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया। अगर आप सीतामढ़ी जाएंगे तो वहाँ का बालूशाही बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। सीतामढ़ी का जो बालूशाही है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसको जीआई टैग दिया गया। हाजीपुर का आप लोग चिनिया केला देखते होंगे, हाजीपुर का चिनिया केला हो जाता है। और नालंदा की 52 बूटी कला को दिया गया, नालंदा की 52 बूटी कला को दिया गया। और गया की पत्थर कट्टी कला को दिया गया, याद रखिएगा, गया की पत्थर कट्टी कला को दिया गया, नालंदा की 52 बूटी कला को दिया गया, और हाजीपुर का जो चिनिया केला है उसको दिया गया। और सीतामढ़ी की बालूशाही हो जाता है, गया का तिलकुट हो जाएगा, और भोजपुर का खुरमा हो जाता है जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, कुछ अन्य उत्पादों की हम लोग बात कर लेते हैं जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और ऐसे जो सवाल होते हैं आपको एकदम जुबान पे याद रहना चाहिए, दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए, ताकि जब भी सवाल पूछे आप उसे गलत ना कर सके। मिलान के लिए भी पूछा जा सकता है तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट और उसके उत्पाद है उसको याद रखेंगे, इससे भी आपका काम निकल जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग इसी में,
देखिए, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो भागलपुर की अगर बात कर दिया जाए तो भागलपुर में जर्दालू आम को दिया गया, जर्दालू आम को दिया गया जीआई टैग। और कतरनी जो धान है, जो कतरनी आप लोग चावल खाते हैं, कतरनी धान को भी जीआई टैग प्रदान किया गया। अगर बात कर ले हम लोग तो मगही पान, जो गाना भी है खाई के मगहिया पान वाला, तो समझिए कि ये नवादा में जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, मगही पान को भी जीआई टैग प्रदान किया गया। और मुजफ्फरपुर की अगर जाएंगे तो शाही लीची आपको मिलेगा, मुजफ्फरपुर में शाही लीची मिलेगा। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पश्चिमी चंपारण का मरचा चावल। ठीक है, जो हाल ही में अभी लेटेस्ट आपको मिला है जीआई टैग, और बहुत ही वीवीआई है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, बहुत ही वीवीआई है, एकदम प्रश्न पूछना ही पूछना है यहाँ से। ठीक है, इसीलिए आप इसको अच्छा से करके जाएंगे। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं हम लोग। आज टोटल का टोटल जो करंट अफेयर्स का मतलब एक सीरीज़ है, जो बिहार स्पेशली जो बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित है, आपको आज हम फाइनल कराने वाले हैं। एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, अभी तो टाइम है एक रिवीजन मतलब लेटेस्ट जो कुछ है वो करने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, और यहाँ से मुझे लगता है कि ज़रूर प्रश्न पूछा जाएगा। बजट सर्वेक्षण भी बाकी है, ये सब चीज़ें हम एक बार अच्छा से करा देते हैं। चलिए, अप्रैल 2023 में बिहार में लागू किए गए चौथा कृषि रोड मैप की समय अवधि पूछा जाता है। तो मानिए कि चौथा कृषि रोड मैप की अगर बात कर दिया जाए तो क्या आपको पहला, दूसरा, तीसरा याद है? तो थोड़ा सा एक होता है कि बहुत सारा चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में होना चाहिए एक रिवीजन के तौर पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है कि अप्रैल 2023 में बिहार में लागू किया गया कौन सा चौथा कृषि रोड मैप का समय काल पूछता है कि समय काल बताइए क्या हो जाएगा। तो याद रखिए 2023 से 2028 हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2023 से 2028 हो जाता है, इसका आंसर बी हो जाता है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करते हैं। चौथा कृषि रोड मैप लागू, अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये लागू कब से होता है? 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाता है। 1 अप्रैल 2023 से लागू होता है, और ये काल कब तक चलेगा? तो देखिए 2028 तक इसका समय अवधि है। चौथे कृषि रोड मैप की समय अवधि 2023 से 28 हो जाता है, और कृषि रोड मैप केंद्रित होगा किस पे? कृषि अनुसंधान और विकास पर, कृषि अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होगा। और देखिए इसमें अगर व्यय राशि की बात कर दिया जाए तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 1,62,268.78 करोड़ रुपए इसमें व्यय किए जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। पूछा जा सकता है कि शामिल विभागों की संख्या कितना हो जाता है? तो याद रखिएगा 12 हो जाएगा। शामिल विभागों की संख्या 12 हो जाता है। महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करते हैं। चौथे कृषि रोड मैप में जीन एडिटिंग, देखिए जीन एडिटिंग के माध्यम से फसल सुधार किया जाएगा। किसकी? जीन एडिटिंग के माध्यम से। ठीक है, अगला देखेंगे बेहतर गुणवत्ता वाले बीज का विकास कराया जाएगा। कौन सा? इसका एक मतलब समझिए कि लक्ष्य है। अगर हम लोग चौथे कृषि रोड मैप की अगर बात करेंगे हम लोग तो देखेंगे इसका एक लक्ष्य होता है बेहतर गुणवत्ता वाले कौन सा? तो बीज का विकास कराया जाएगा। फसल अवशेष प्रबंधन करने वाले, फसल अवशेष प्रबंध वाले यंत्रों का निर्माण किया जाएगा, इसका लक्ष्य है। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, तो चौथे कृषि रोड मैप है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जरूर इसको याद रखेंगे। ठीक है, ताकि ऑप्शन में अगर कुछ ऐसे दे दिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कुछ रहेगा, तो सवाल अगर पूछा जा सकता है तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए, इसका काम बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको मीन्स जब आप लिखेंगे उस समय। देखिएगा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखेंगे तो प्रथम कृषि रोड मैप पूछा जा सकता है। तो प्रथम कृषि रोड मैप की अगर बात करें तो कब से कब हो जाता है, इसका समय अवधि बताया जाए तो समय अवधि पूछा जा सकता है, द्वितीय का पूछा जा सकता है, तृतीय और चतुर्थ का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रथम याद रख लीजिएगा 2008 से 2012 तक इसका समय अवधि होता है प्रथम कृषि रोड मैप का। याद रखिएगा प्रथम कृषि रोड मैप 2008 से 2012 हो जाता है। अगर द्वितीय पूछता है तो 2012 से 2017 हो जाएगा। अगर द्वितीय पूछता है तो 2012 से 17 हो जाता है, पहला पूछेगा तो 2008 से 12 हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, द्वितीय कृषि मैप रोड मैप जो है 2012 से 17 हो जाता है, और तृतीय की अगर बात करें तो 2017 से 23 हो जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे हम लोग। पहला की अगर बात कर दिया तो 2008 से लेकर के 12 हो जाता है। नेक्स्ट की अगर बात करें दूसरा का तो 2012 से 17 हो जाता है। अगर नेक्स्ट की बात करें तीसरा का तो 17 से 23 हो जाता है, और चौथा की अगर बात करें तो 2023 से 2028 हो जाता है। ठीक है, ऐसे याद रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं तृतीय कृषि रोड मैप 2017 से
2023 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम ग्रांटेड रहता है ऐसे सवाल पूछने की, एकदम प्रबल संभावना रहता है कि पूछा जा सकता है आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम में। तो हम लोग देखते हैं हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक, याद रखिए मार्च 2023 तक बिहार किस राज्य को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला, देखिए सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन गया है। और ये राज्यों में नंबर 1 है आपका बिहार। कहता है कि किस राज्य को पछाड़ करके, किस राज्य को पीछे छोड़ करके बिहार सूक्ष्म में उधार लेने वालों में पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये तमिलनाडु को पछाड़ करके बिहार ने क्या किया, इसे हासिल किया है। किसको पछाड़ा, तो याद रखिएगा तमिलनाडु को। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे। तो बिहार सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य अब बन गया है। पहले कौन था, तो पहले तमिलनाडु था, अब हो जाएगा बिहार हो जाएगा। तो नया आंकड़ा कहता है आपका बिहार। रिपोर्ट जारी करता है कौन करता है, तो याद रखिएगा पूछा जा सकता है कि इसका रिपोर्ट कौन जारी करता है, किसके अनुसार, तो देखिए फिक्र हाई मार्क के द्वारा होता है। देखिए मार्च 2023 तक सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बना, तो बिहार हो जाता है। ठीक है, बिहार ने पीछे किसको छोड़ा, तो तमिलनाडु को छोड़ा। यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ दिया हुआ है, देखिए कहता है यहाँ पे कि मार्च 2023 तक बिहार का कुल सूक्ष्म उधार कितना था, तो 48,900 करोड़ रुपया हो जाता है। देखिए 48,900 करोड़ रुपए हो जाता है, और कुल पोर्टफोलियो का कितना, तो 14.5% हो जाएगा। यही आंकड़ा हम लोग अगर तमिलनाडु के बारे में देखेंगे, तो तमिलनाडु देखिएगा मार्च 2023 तक तमिलनाडु का कुल सूक्ष्म उधार कितना हो जाता है, तो 46,300 करोड़ रुपए हो जाता है। मार्च 2023 में तमिलनाडु का सूक्ष्म उधार देखिएगा तो 46,300 करोड़ होता है, और वहीं अगर बिहार की हम लोग बात करें तो देखिएगा 48,900 करोड़ हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, तमिलनाडु को पीछे पछाड़ करके बिहार अपना स्थान शीर्ष पर ला दिया। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बिहार तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बन गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल देखेंगे। मार्च 2023 में हुए समझौते के अनुसार पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जापान, याद रखिए जापान कुल कितनी धनराशि देगा। ठीक है, जो मेट्रो आपको बिहार में बनाई जा रही है उसमें सवाल पूछा जा रहा है कि जापान ने कितना इसमें पैसे देगा, कितना इसमें निवेश कर रहा है, तो देखिए 5,509 करोड़ रुपया। ठीक है, कितना, 5,509 करोड़ रुपए जापान इसमें धनराशि देगा। ठीक है, और मार्च 2023 में समझौते के अनुसार हुआ था कि पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जापान आपको 5,509 करोड़ रुपया देगा। याद रखिएगा, इसको याद रख लीजिए, बहुत भी आई है 5,509 करोड़ रुपया। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं इसमें। जापान पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए देगा 5,509 करोड़ रुपया। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 1945 में एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जापान की बात आई है तो जापान का मैप से प्रश्न पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, जापान के मैप जो वहाँ पे जो समझिए कि जो लैंड है उनके बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए जापान का मैप को स्टडी करके ही जाइएगा। हमेशा बीपीएससी उससे ज़रूर प्रश्न पूछ के ही जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कहता है जापान पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 5,509 करोड़ रुपया देगा। तो यहाँ पे देखते हैं 29 मार्च 2023 को नई दिल्ली में हुए एक समझौता के अनुसार जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जिसका नाम जीका हो जाता है, ठीक है, पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 5,509 करोड़ रुपए का ऋण देगा। ठीक है, ऋण देगा। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो लंबाई पूछा जा सकता है, तो 32 से 32.5 किलोमीटर के राउंड में है, तो 32 किलोमीटर 497 किलोमीटर है। यहाँ पे देखिए अनुमानित लागत की अगर बात कर दिया जाए, यहाँ पे अनुमानित लागत की बात कर दी जाए तो देखिएगा ये हो जाता है 13,365.77 करोड़ रुपए हो जाते हैं, इसमें लागत आया है। ठीक है, पूछा जा सकता है पूरा होने की समय अवधि कितना हो जाता है, तो वर्ष 2028 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये वाला सवाल
भी प्रबल संभावना बन रही है पूछने की, और इसलिए इसे अच्छे तरीके से आप लोग स्टडी करें। पूछा जा सकता है कि वर्ष 2022-23 में बिहार कुल कितना मछली उत्पादन हुआ है। पहली बार बिहार को आत्मनिर्भर बना है मछली के उत्पादन में, और कहीं ना कहीं आप पश्चिम बंगाल और नेपाल में भी मछलियों को क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं बिहार किस पे निर्भर था, आंध्र प्रदेश पे निर्भर था, गुजरात पे निर्भर था। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल कितना मछली उत्पादन हुआ है। तो ये देखिए 8.46 लाख टन हुआ है, 8.46 लाख टन हुआ है। और इस मामले की अगर बात कर दिया जाए तो देखेंगे हम लोग मछली के उत्पादन में क्या हो गए, आत्मनिर्भर हो गए। कुछ आंकड़ों पे बात करते हैं 2022-23 में बिहार में कुल मछली उत्पादन। तो आंकड़ा प्रदर्शन करता है बिहार पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा। 22-23 में बिहार में कुल मछली का उत्पादन 8.46 लाख टन हुआ है। जो सबसे अधिक मछली का उत्पादन कौन करता है, मधुबनी करता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार में सर्वाधिक मछली का उत्पादन किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा मधुबनी में होता है। कितना प्रतिशत, तो देखिएगा इसमें 88.96 हज़ार टन का उत्पादन होता है। पूछा जा सकता है कि सबसे कम मछली का उत्पादन कहाँ पे होता है। तो ये आपको जहानाबाद में हो जाएगा। कहाँ पे होता है, जहानाबाद में हो जाएगा। अगर यही सवाल आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक मछली का उत्पादन कौन करता है, तो आंध्र प्रदेश बता दीजिएगा। अगर पूछा जाए कि समुद्री मछली का उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है, तो गुजरात बता दीजिएगा। अगर पूछा जाए कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन कौन करता है, तो चाइना करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा। देखिए महत्वपूर्ण अनमहत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। बिहार ने पहली बार आवश्यकता से अधिक मछली का उत्पादन किया है। ठीक है, पहली बार बिहार ने पहली बार आवश्यकता से अधिक मछली का उत्पादन किया है। ठीक है, पूछा जा सकता है सर्वाधिक मछली मधुबनी, और मधुबनी के बाद दूसरा दरभंगा आता है। सबसे कम उत्पादन आपको जहानाबाद हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। कहता है कि नवादा के लिंगज स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में अडानी ग्रुप द्वारा कौन सी फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। तो कौन सी फैक्ट्री हो जाता है, तो याद रखिएगा सीमेंट फैक्ट्री हो जाता है। कौन सा, तो आंसर बी हो जाएगा, सीमेंट फैक्ट्री। कहाँ पे, तो नवादा के वारसलीगंज स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा, तो सीमेंट उद्योग की स्थापना किया जाएगा, सीमेंट उद्योग की स्थापना किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका सवाल है कि नवादा में अडानी ग्रुप की फैक्ट्री। प्रस्तावित स्थल की बात करें तो वारसलीगंज स्थित इंडस्ट्रियल एरिया नवादा बिहार हो जाता है। स्थापना कौन करता है, तो ये अडानी ग्रुप के द्वारा होगा। कौन सा, अडानी ग्रुप के द्वारा। फैक्ट्री तो अंबुजा सीमेंट की है, अंबुजा सीमेंट देखते होंगे किसका हो जाएगा, तो ये अडानी ग्रुप का है। संभावित निवेश की बात करें तो 1400 करोड़ रुपया हो जाता है। कितना, तो 1400 करोड़ रुपये हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा हम लोग 11 नंबर करेंगे। दिसंबर 2022 में जारी बिहार का तीसरा हरित बजट। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि बिहार का तीसरा हरित बजट 2022-23 में पिछले वित्त वर्ष के हरित बजट से कितने फीसदी कम है। पूछता है कितने फीसदी कम हो जाता है पिछले वर्ष से। तो ये आपको याद रहना चाहिए 3.26% हो जाएगा। कितना, तो 3.26% हो जाता है। बिहार का तीसरा हरित बजट पेश हरित बजट 2022-23 हो जाता है। चलिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे हरित बजट पेश की तिथि 16 दिसंबर 2022 को किया गया। अगर पूछा जाए यहाँ पे कि तीसरा हरित बजट कब पेश किया गया, तो याद रखिएगा ये 16 दिसंबर 2022 हो जाता है। ठीक है, हरित बजट 2022-23 का आकार कितना हो जाता है, आकार पूछा जा सकता है, तो 79,255 करोड़ रुपए हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, 79,255 करोड़ रुपए का ये आकार है हरित बजट का। हरित बजट 2021-22 का आकार अगर देखेंगे तो 79,359 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए थे। और पिछले वर्ष की तुलना में अगर देखेंगे तो हरित बजट में कमी कितना होता है, तो 3.26% की कमी दिखता है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण अगर तथ्यों पे बात करें तो बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जो हरित बजट पेश करता है। याद रखिए बहुत भी आई हो जाता है।
बिहार जो है देश का पहला राज्य है जहां पे हरित बजट पेश किया जाता है। और यही सवाल पूछता है कि पहले की अपेक्षा अभी कितने फीसदी हरित बजट में कमी हुआ है, तो 3.26% हो जाता है, 26% हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, दिसंबर 2022 में कहां पर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने का कार्य शुरू किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, कहता है दिसंबर 2022 में कहां पर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने का कार्य जो है शुरू हुआ है, तो ये आपको पटना हो जाएगा, याद रखिएगा। कहां पे, तो पटना हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है। ठीक है, इसके कुछ डिस्कशन में हम लोग बात करते हैं। देखिए, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण पटना में हुआ, तो निर्माण स्थल की बात पटना हो जाता है, पटना जंक्शन के पास होता है। ठीक है, अगर लागत की बात कर दी जाए तो 67 करोड़ रुपए होता है, 67 करोड़ रुपए इसमें लागत लगता है। अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो कितना आकार है इसका, तो 38 एकड़ में इसको बनाया जा रहा है। कितना, 38 एकड़ में। निर्माणकर्ता कंपनी कौन है, पूछा जा सकता है कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण कौन सी कंपनी कर रहा है, तो कंपनी याद रखिएगा, पूछा जाता है गोविंदा कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। कौन सा, तो गोविंदा कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। और निर्माण कार्य पूर्ण होने की संभावना देखेंगे, ये निर्माण कार्य कब तक समाप्त हो जाता है, तो याद रखिएगा जून 2023 तक यह बन के तैयार हो जाएगा। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब से पटना जंक्शन तक पहुंचने के लिए 440 मीटर लंबे सबवे का निर्माण किया जा रहा है। इसमें से 340 मीटर भूमिगत होगा। ठीक है, 340 मीटर की अगर बात करें तो इसी में ये क्या हो जाता है, भूमिगत हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 13 नंबर। 13 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि बिहार राज्य उद्योग विभाग द्वारा पहली बार जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग में किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, क्या कहता है, बिहार राज्य उद्योग विभाग द्वारा कहता है कि पहली बार जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग में कहता है कि किस जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो पहला स्थान कौन प्राप्त किया है, याद रखिएगा, सिवान ने इस चीज़ को हासिल किया है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सिवान ने ये चीज़ें हासिल किया। बिहार में औद्योगिक विकास रैंकिंग में पहला स्थान सिवान का है। तो जारी कब किया गया, तो 13 दिसंबर 2022 को इसने जारी किया। और जारीकर्ता कौन था, तो बिहार का उद्योग विभाग हो जाता है। देखिए, रैंकिंग का आधार होता है औद्योगिक योजनाओं का क्रियान्वयन। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके रैंकिंग के बारे में देख लेते हैं, पूछा जा सकता है आपसे। तो शीर्ष स्थान याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 3 इसलिए दे दिया है ताकि पहला दूसरा ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो शीर्ष स्थान की बात करें तो सिवान पहला स्थान हो जाता है, सिवान पहला स्थान। अंक की अगर बात करें तो देखिए 73% अंक लाया है। अगला देखेंगे, दूसरा स्थान पटना का हो जाता है, तीसरा स्थान मुंगेर का हो जाता है। पटना का 68 और मुंगेर का 64 हो जाता है। पूछा जा सकता है कि पहला स्थान किसने हासिल किया, तो पहला स्थान आपको सिवान हो जाता है। ठीक है, अंतिम 5 जिले देखिए, बांका, सुपौल, गया, मधेपुरा और कटिहार हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे, अक्टूबर 2022 में पीएम की गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला कार्गो, कहता है पहला कार्गो टर्मिनल कहां स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम की गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला कार्गो टर्मिनल कहां स्थापित किया जाएगा, तो याद रखिए ये बरौनी में हो जाता है। कहां पे स्थापित किया जाएगा, तो बरौनी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे, घोषणा माह के बारे में देखेंगे हम लोग। अक्टूबर 2022 हो जाता है। घोषणाकर्ता की बात करें तो रेलवे संसदीय समिति के द्वारा घोषणा किया जाता है। ठीक है, स्थापित अगर स्थल की बात करें तो इसका स्थापना आपको बरौनी में होगा। और योजना के तहत देखिए, पीएम गति शक्ति योजना के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, उद्देश्य की अगर बात करें तो देश भर में बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और रोडवेज समेत 16 मंत्रालय को एक साथ लाना इसका उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग, अक्टूबर 2022 में बिहार के किस जिले को 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला घोषित किया गया, तो याद रखिएगा, बहुत वीवीआई हो जाता है। कौन सा ऐसा जिला है जहां पे 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला घोषित किया गया, तो याद रखिएगा ये आपका जहानाबाद हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, जहानाबाद हो जाएगा, जहां पे मछली का सबसे कम उत्पादन होता है। ठीक है, कहाँ पे, तो जहानाबाद में, याद रखिएगा। कुछ डिस्कशन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कुछ डिस्कशन देख लीजिए।
जहानाबाद से संबंधित। जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला है। जहानाबाद 100% क्या है, डिजिटल बैंकिंग वाला जिला हो जाता है। और जहानाबाद को नेक्स्ट लाइट मतलब क्या कहा जाए, इसको समझिए कि इससे ये पता चलता है कि पिछड़ा हुआ मतलब एरिया हो जाता है, जहाँ पे अर्थव्यवस्था, सामाजिक धारा, राजनीतिक सब पिछड़ा हुआ है। और ये सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ें जब भी पनपता है ये गवर्नमेंट की देन होती है। ठीक है, तो घोषणा माह की अगर बात कर दिया जाए, और ये राजनीतिक इच्छा शक्ति के द्वारा ही ये सब चीज़ें होता है। जैसे बहुत सारे संगठन हैं जो अपना पैर पसार लेते हैं, इसके पीछे किसी समाज और किसी ये चीज़ का मतलब समझिए योगदान नहीं होता, वो लोग अपने ही विकास के लिए काम कर रहे होंगे। घोषणाकर्ता की बात कर रहे तो भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय वित्त मंत्रालय हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे तो घोषित जिला की बात कर दे तो जहानाबाद हो जाता है। और बात करें हम लोग अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, देखेंगे जहानाबाद जिले में कुल देखेंगे यहाँ पे 1,35,126 सक्रिय खाता धारकों में से 1,31,235 के पास कम से कम एक डिजिटल बैंकिंग उत्पाद यानी इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई व दूसरी इसी तरह की अन्य सुविधाएं भी हैं। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। और 16 नंबर सवाल कहता है कि फरवरी 2023 में बिहार में एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली पहल की शुरुआत किसने किया? तो याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो चलिए इसका थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं हम लोग। एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ देखेंगे तो शुभारंभ तिथि 22 फरवरी 2023 होता है, याद रखिएगा 22 फरवरी 2023 हो जाएगा। और शुभाकर्ता कौन है? शुभारंभकर्ता आलोक कुमार मेहता हो जाएंगे, जो बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हो जाते हैं। सुविधा देखिए, कोई भी व्यक्ति केवल 10 रुपये ऑनलाइन भुगतान करके राजस्व रिकॉर्ड की डिजिटल हस्तांतरित प्रति वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, उद्देश्य देखिए भ्रष्टाचार को कम करना एवं भूमि विवाद को रोकना इसका उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, अगला हम लोग सवाल देखेंगे, कहता है कि केंद्र सरकार ने मीठी क्रांति, याद रखिए बहुत भी आई है आपके लिए, मीठी क्रांति पूछा जा सकता है और ये बहुत ज़्यादा आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो चर्चा में रहा है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने मीठी क्रांति शहद उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने जिलों का चयन किया है? तो याद रखिए ये जिलों की संख्या आपको 17 हो जाता है। 17 जिलों का चयन करता है। ठीक है, कितना? तो 17 जिला हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग बिहार में मीठी क्रांति, तो बिहार में मीठी क्रांति देखेंगे हम लोग। बिहार में मीठी क्रांति देखिए कहता है यहाँ पे कि संदर्भ की अगर बात हम लोग देखेंगे तो देखिए कहता है कि मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के अंतर्गत बिहार में मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 17 जिलों का चयन किया है। जिलों की अगर संख्या देखें तो यहाँ पे देखिए 17 होता है औरंगाबाद, भोजपुर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, जमुई, किशनगंज, पूर्णिया, पटना, मुजफ्फरपुर, सारण, समस्तीपुर, रोहतास, वैशाली और सीतामढ़ी हो जाता है। एक बार डिस्ट्रिक्ट पे भी नज़र आप लोग एक बार ध्यान दे दीजिएगा। मधुमक्खी पालन में राज्य में महिलाओं के समूह जीविका और वेजफेड को प्राथमिकता दी जाएगी। और कहता है कि महिला समूहों, किसान समूह और सहकारी समितियों को अनुदान देकर इसके लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे हमारा ये सेशन है जो समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला हम लोग करेंगे, देखिए अगला की अगर बात करें हम लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बजट और आर्थिक समीक्षा, जो मैं अभी तुरंत आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, और ये अगर हम लोग देखेंगे आर्थिक परिदृश्य जो समाप्त हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से निश्चित तौर पे एकदम गारंटेड है कि प्रश्न पूछना ही पूछना है। एक बार रिवाइज हो जाता है तो आपके लिए सबसे बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेशन के लिए थोड़ा अभी अच्छे से आप लोग रिवाइज करें, अच्छे से रिवाइज करें। ठीक है, अभी भी बहुत है टाइम, मतलब 2 दिन टाइम है, काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि आपकी तैयारी पूर्ण हो गई होगी, एक बार रिवाइज ही कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।